नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए, भारत के पूर्वी बॉर्डर पर एक ऐसी हलचल शुरू होती है जो सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहती। वेस्ट बंगाल और आसाम, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब चर्चा सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि घुसपैठ पर बड़े एक्शन की होने लगी है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां सरकार से लेकर आम जनता तक एक सवाल से परेशान है कि क्या भारत अब सख्त कदम उठाने वाला है। यह सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की कहानी नहीं है, यह माइग्रेशन, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स गेम है। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे एक चुनावी जीत पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस को जो है वो प्रभावित कर सकती है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद तटस्थ होकर आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश में डर, अब क्या होगा, बीजेपी जीती, घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। द हिंदू को हमने आधार बनाया और यहां से दो कटिंग्स ली है। एक है वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, रिजल्ट ऑन फाइनल सीट। ठीक, मतलब ये थोड़ा सा है, रिजल्ट आ चुका है, मेजोरिटी के साथ बीजेपी जो है वो जीत चुकी है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये दूसरा है, बीजेपी वेस्ट बंगाल विन विल स्ट्रेंथ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव। आसाम के सीएम ने कहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस हैड बीन अ बैरियर इन चेकिंग इन्फिल्ट्रेशन अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इन्होंने कहा कि भैया, तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी जो थी वो क्या थी, एक बैरियर थी जो बांग्लादेशी भारत में थे, जिनको जो घुसपैठ करके गए थे। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है और पश्चिम बंगाल जो है वो भी भगवा हो चुका है। और सबसे ज्यादा तनाव अगर हम बात करें तो इसके बाद बांग्लादेश को आ चुका है। कल की ये तस्वीर है और कल की तस्वीर के बाद जो है वो बहुत कुछ बदलने वाला है बांग्लादेश में, क्योंकि भारत के इतिहास में, भारत की आजादी के बाद पहली बार बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई हुई है। और काफी कुछ परिवर्तन होने वाला है। कुछ चीजें, कुछ बातें आपको कार्टून के माध्यम से मैं आपके स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूं, है ना। फिर इस टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कार्टून के माध्यम फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं क्या, झाल मुड़ी खाया था, यानी कि थोड़ा सा ये। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर साथियों ये आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये प्रो जमात लीडर हैं, एमपी हैं अख्तर हुसैन, जो कि बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की संसद में इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो क्या होगी, जितने भी माइग्रेंट्स, जितने भी घुसपैठी हैं जो कि पश्चिम बंगाल और आसाम में हैं, उनके लिए। और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो किस पर पड़ेगा, बांग्लादेश के ऊपर पड़ेगा। साथियों, आपके स्क्रीन पर यह मैप है और इस मैप में आप देखेंगे तो यह बांग्लादेश है जो कि तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की सीमा की अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है भारत और बांग्लादेश की। यह दुनिया की सबसे जटिल और घनी आबादी वाली सीमाओं में जो है गिनी जाती है। और यह केवल नक्शे पर खींची गई रेखा नहीं है, बल्कि नदियों, खेत, गांव और कई स्थानों तक, यहां तक कि लोगों के घर के बीच से जो है यह सीमा गुजरती है। साथियों, इस सीमा को अत्यधिक छिद्रपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदी भू आकृति, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र डेल्टा वाला है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, बार बार यहां नदियां अपनी धारा बदलती हैं। घनी आबादी का क्षेत्र है, दोनों ओर गांव इतने पास पास हैं कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा भारत का गांव है जो कि पश्चिम बंगाल और आसाम में है, और कौन सा गांव जो है वो बांग्लादेश का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ बाढ़ बंदी अपूर्ण है, कई जगह नदी है, दलदल के कारण जो है इसको फेंस नहीं कर पाया गया है, बाढ़ नहीं बनाया गया है। सांस्कृतिक समानता अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में बंगाली है, आसाम में भी आपको बंगाली नजर आ जाएगी, बॉर्डर जो भी आपके रीजन है, और पश्चिम बंगाल में तो भाषा, खान पान, रिश्तेदारी, तो बहुत कुछ सांस्कृतिक समानता यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ आवागमन को पूरी तरह से रोक पाना व्यवहारिक रूप से काफी कठिन है। साथियों, ये जो पूरी की पूरी समस्या जो शुरू हुई, ये समस्या की शुरुआत कब से हुई? साथियों, इस समस्या की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अवैध प्रवासन की शुरुआत 1970 के दशक से जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विशेषकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में, कहीं ना कहीं बाढ़ या नदी के कटाव में, कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक कारण जो है, ये मुद्दा जो है समय समय पर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बना, जिससे कि बहुत बांग्लादेशी जो हैं वो भारत में रिफ्यूजी बनकर आए, भारत में शरणार्थी बनकर आए और धीरे धीरे भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुके हैं।
साथियों, कुछ क्षेत्रों में आबादी के स्वरूप के बदलाव को भी लेकर ज्यादा चर्चा होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इलेक्शन के पहले जब सर्व हुआ तो कम से कम कई लाख जो बांग्लादेशी थे, जो पश्चिम बंगाल या असम छोड़कर गए, क्योंकि इनके माध्यम से वोट बैंक की राजनीति होती थी। कई बार पहचान और नागरिकता के प्रश्न पर जो है वह राजनीतिक भूचाल भारत में आपको देखने को मिला, चाहे हम सीएए की बात करें चाहे एनआरसी की बात करें। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि अत्यंत संवेदनशील और विवादित विषय है, जहां आंकड़ों और धारणा के बीच में हमेशा टकराव देखने को मिलता है। जैसा कि हम इस बॉर्डर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो सीमा सुरक्षा बल के पास है, बीएसएफ के पास है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भारत की तरफ से सुरक्षा करती है, तो बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजेपी जो है वह सुरक्षा कर रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है? पशु, नशीले पदार्थ और जाली मुद्रा की तस्करी की समस्या बहुत बड़ा है। मानव तस्करी यानी कि ये पश्चिम बंगाल से महिलाओं की, बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चों की तस्करी या अवैध पारगमन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था सीमा पार व्यापार और अनौपचारिक नेटवर्क के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा निर्भर करता है। अगर हम बांग्लादेश के करीबी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे कि हम मालदा के बारे में बात करते हैं, है ना? तो मालदा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखें तो यहां से बांग्लादेश की सीमा है, तो ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि गंगा के कटाव के कारण यहां की सीमा बदलती रहती है। तस्करी का नेटवर्क यहां ऐतिहासिक रूप से काफी सक्रिय है। इसके अलावा अगर मैं ये लोकेशन आपको दिखाऊं जिसका नाम है कालियाचक, ये क्षेत्र हमेशा जो है वह चर्चा में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सीमा स्थिर नहीं है, यहाँ लगातार बदलती रहती है। दूसरा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो मुर्शिदाबाद, आप देखिए यहाँ नदी के कटाव के माध्यम से किस प्रकार से जो है सीमा बदल रही है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हम मुर्शिदाबाद के बारे में बात करें, मुर्शिदाबाद के बारे में बात करें साथियों, तो ये जो है आप देखिए यहाँ आपको यहाँ पद्मा नदी नजर आएगी, ये बांग्लादेश का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपको भागीरथी देखने को मिलेगी, है ना? तो ये जो भागीरथी नदी के साथ अगर हम बात करें तो मुर्शिदाबाद में बहुत लंबी सीमा है और अत्यधिक घनी ग्रामीण आबादी आपको मुर्शिदाबाद में देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या सबसे बड़ी परेशानी है? परेशानी निगरानी को लेकर है, क्योंकि यहाँ बाढ़ का अंतराल बहुत जो है वो सही नहीं है। नदी अपने मार्ग जो है वो हमेशा बदल रही है। तो कई स्थानों पर सीमावर्ती जीवन सचमुच में अगर हम बात करें तो दो देशों के बीच में आपको बटा हुआ दिखता है। इसके अलावा और क्षेत्र की बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये बॉर्डर का इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा 24 परगना के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ये सबसे रणनीतिक जिला है। यहां अगर हम बात करें तो दो जगह की बात करें, एक का नाम है पेट्रोपोल और दूसरा का नाम है बेनापोल, यानी कि भारत बांग्लादेश का सबसे व्यस्त थल सीमा बिंदु है, क्योंकि यहां से अवैध व्यापार और आवागमन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो देखने को मिले थे वह 24 परगना में देखने को मिले थे, और कल जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी तो शाम तक 24 परगना का डेटा सही तरीके से जो है वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि यहां से सबसे अवैध, हमने कहा ना कि सबसे अवैध मार्ग आपको 24 परगना में देखने को मिलेंगे। और यहां मुद्दा केवल सुरक्षा का नहीं, यहां मुद्दा व्यापार, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि ये भूगोल, जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था और राजनीति का जो है वो जटिल संगम है। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो जैसे कि चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में एक मजबूत स्थिति में आई और 200 से ऊपर 206 सीटों को लेकर आई, है ना? अब यहां सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो उम्मीद यह है कि घुसपैठ के ऊपर जो है वह सरकार सख्ती करेगी, यानी कि स्मार्ट प्रबंधन जो है उसको कड़ा करेगी, स्मार्ट फेंसिंग करेगी, ड्रोन और नाइट विजन का यूज करेगी, संवेदनशील सेक्टरों पे अतिरिक्त तैनाती करेगी, इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन करेगी, जिससे कि मानव तस्करी या तस्करी के जो दूसरे नेटवर्क हैं उनको लक्षित करके जो है उनका तोड़ा जाए, स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करेगी। इसके अलावा लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बड़े पैमाने पर एक साथ कार्यवाही से अगर हम बात करें तो कई सारी समस्या जो है वो देखने को मिलेगी, मानवीय पहलों में भी बहुत ज्यादा समस्या है। एनआरसी वेरिफिकेशन जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में, आसाम में सबसे बड़ा दिक्कत हुआ था, ममता बनर्जी ने कहा था कि हम अपने यहां एनआरसी नहीं करने देंगे। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसे जो मुद्दे हैं वो फिर से चर्चा में आ जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड, डेटा मैपिंग पर जो है वो जोर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं
ये प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है क्योंकि न्यायिक चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी कि यह विषय संवेदनशील है, लेकिन नीति, अदालत और जमीनी अमल अगर तीनों सही तरीके से संतुलन बना के हो तो सही होगा। इसके अलावा आप असम मॉडल को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इस न्यूज को स्टार्ट किया था, जब इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हम घुसपैठियों को बांग्लादेश भगाने के लिए तैयार थे, लेकिन टीएमसी की सरकार, ममता दीदी की सरकार जो है, वो इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो आसाम सरकार जो रणनीति अपना रही थी उसको नहीं, क्योंकि आसाम की जो नीति है वो आक्रामक है। हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में आसाम पहले से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ा स्टैंड लेकर चल चुका है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी अतिक्रमण कर रहे थे, तो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। जो सीमा वाले जिले हैं उनकी कड़ी निगरानी की गई, प्रशासनिक सख्ती की गई। तो कहीं ना कहीं ये संकेत ये है कि पश्चिम बंगाल में भी फिर वही स्थिति देखने को मिलेगी जिस प्रकार से आसाम में देखने को मिली, जिससे कि घुसपैठियों को भगाया जा सकता है। लेकिन यहां अगर हम बांग्लादेश को लेकर बात करें, तो जैसा कि बांग्लादेश के सांसद का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में आती है तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, तो इससे बांग्लादेश के ऊपर आर्थिक दबाव होगा, राजनीतिक दबाव होगा, कूटनीतिक संतुलन बनाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये भारत के लिए भी एक समस्या है कि किस प्रकार से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए हुए, बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को स्थिर रखते हुए जो है वह इसको सही किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके बगल में बांग्लादेश में चीन और अमेरिका एक्टिव है। नेपाल के मुद्दे पर कई बार हमने कहा कि नेपाल के मुद्दे पर आपको चीन और अमेरिका वहां भी एक्टिव दिख रहे हैं। श्रीलंका में भी आपको यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनाव के बाद शक्ति का जो संकेत स्पष्ट दिया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया जो है वह मानवीय आयाम और द्विपक्षीय कूटनीति के माध्यम से जो है वह करे और दायरे में करें कि किसी भी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो फिर से और ज्यादा विवाद में ना आए। साथियों, असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम का जो अनुभव है वो यही हमें देखने को मिलता है कि हर सीमा क्षेत्र की भू आकृति और सामाजिक वास्तविकता जो है वो असम की अलग है। इसलिए नीति भी जो है वो स्थानीय और अनुकूल जो है वो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, चुनावी भाषणों में सख्ती का संदेश जो है वो दिया गया, लेकिन जमीनी जब लागू करना अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार के लिए, जो आने वाली सरकार है उसके लिए भी कहीं ज्यादा जटिल होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की पहचान करना, उनका सत्यापन करना, उनके वंशावली, उनका स्थान, इतिहास एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा कानूनी ढांचों की बात करें तो चाहे हम एनआरसी की बात कर रहे हैं, चाहे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात करें, उसकी सुनवाई में समय लगेगा। मानव अधिकारों को भी ध्यान रखना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, निर्वासन की दुविधा अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, डिपोर्टेशन डिलेमा की बात करें तो भारत की लोगों को वापस भेजे तो क्या बांग्लादेश उन्हें स्वीकार कर लेगा? यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर बांग्लादेश ने इंकार किया तो इसके कूटनीतिक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत अगर कोई भी स्टेट उठा रहा है तो इसको बायलैटरल डायलॉग यानी कि द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से जो है इसको सुलझाना होगा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो है हो सकता है कि मुद्दा उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों को भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके बाद और भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात करें, चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या भी है। तो इन सब चीजों को लेते हुए, ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर, सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर जो है इस पर बात करना होगा, जिससे कि बॉर्डर का टेंशन ना हो, ट्रेड इंपैक्ट ना हो, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो ना हो। असम मॉडल और बंगाल की रियलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों का एक अलग अलग है। असम में हमने एनआरसी का अनुभव देखा, मजबूत प्रशासनिक पुश और संस्थागत ढांचाओं को हमने देखा किस प्रकार से एक्टिव थे। सीमा के कई हिस्सों में असम में देखा कि बड़ी निगरानी बढ़ा दी गई थी। लेकिन वही वेस्ट बंगाल में हमने कहा कि अत्यंत जो संवेदनशील जनसांख्यिकी एक बहुत बड़ी समस्या है, घनी आबादी, नदी की सीमा, राजनीतिक प्रतिरोध की संभावना, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी लेकर जो है वो चलना होगा। तो साथियों, इसको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों में खटास आता है तो कहीं चाइना को स्ट्रेटेजिक एंट्री करने का अवसर ना मिल जाए, क्योंकि चाइना इस समय वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना जो है वहां के 3 जगह जो है वो ऑयल बोरिंग कर रहा है, यानी कि वहां से ऑयल ड्रिल करके निकालने वाला है। बे ऑफ बंगाल में भी हमें पावर बैलेंस शिफ्ट के ऊपर ध्यान रखना होगा, और भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसको भी झटका ना लगे, इसको लेकर जो है वो बात पूरा का पूरा समझना होगा। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत के बाद की कार्यवाही की संभावना जो बढ़ी है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि घुसपैठ सिर्फ
राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह कानूनी, कूटनीतिक और मानवीय चुनौती है। और असली सवाल ये नहीं है कि एक्शन होगा कि नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि इंडिया इसे कैसे संभालेगा कि बांग्लादेश से रिश्ते और ज्यादा ना बिगड़े। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो कैसा लगा सेशन ये भी बताइए कमेंट के माध्यम से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।